चतुर्थ अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है। शैक्षिक प्रकरण समाप्त हो चुका है। अब आज से आपका तब जो शैक्षिक प्रकरण के अंतर्गत जो प्रत्यय होने थे, ठीक है ना, वो समाप्त हो गए। तो उसमें यथाविहितम प्रत्ययभवति का मतलब क्या था कि जिससे जो जो प्रत्यय विधान किया गया, वृद्धि संज्ञक है तो छ प्रत्यय हो रहा है, राष्ट्र इत्यादि से घ प्रत्यय हो रहा है। किंतु अब आगे के जो अर्थ हैं उनमें अब वो वाली प्रक्रिया नहीं चलेगी। किंतु प्राग्दिव्यतोण की जो प्रक्रिया है कि दिव्यति से पहले पहले तक अण प्रत्यय होगा, तो जो मुख्य मुख्य सूत्र है अब यथाविहितम में सारे प्रत्यय क्या आएंगे, आपके अण प्रत्यय होगा। यदि किसी से कुछ विशेष होगा तो वो यहाँ पर कह दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? यथाविहितम से तात्पर्य क्या होगा? अण प्रत्यय। और वो सब भी स्त्री पुंसाभ्याम नैस्न्य भवनात् अश्वपत्यादिभ्यश्च इत्यादि जो है 4-5 सूत्र वो तो तद्वत रहेंगे। किंतु जो ये वाले प्रत्यय थे राष्ट्रवार पारद गौ वृद्धाच्छ इत्यादि, अब वो वाला यथाविहित नहीं है। अब सारा क्या है आपका अण प्रत्यय के अंतर्गत है। ठीक है, तो तस्य विकारः, ठीक है, तस्य षष्ठी का एक वचन, विकारः प्रथमा का एक वचन। षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् यथाविहितम प्रत्ययः परश्च भवति। षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से विकार इस अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है और वह परे होता है। उदाहरण बनाएंगे हम लोग। मृत्तिकाया विकारो घट इति मृत्तिका मार्तिकः, ठीक है ना। अश्मनः विकार इति आश्मः, ठीक है, आश्मः और आश्मनः। और इसी प्रकार से भस्मनः विकार इति भास्मनः, ठीक है ना। अश्म में जो है आपका एक वो है अश्मनो विकार उपसंख्यानम, अश्मनो विकार उपसंख्यानम। इस वार्तिक से टी भाग का लोप विकल्प से हो जाता है। इस जब टी भाग का लोप होगा तो अन भाग का लोप हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? अश्म आश्म बन गया। भस्म में ऐसा नहीं है, उसके टी भाग का लोप नहीं होगा, क्या बनेगा? भास्मनः। तो आश्म आश्मनः और भास्मनः क्या अर्थ हो गया? मिट्टी का विकार घड़ा, पत्थर का विकार कुछ भी, कोई भी प्रतिमा इत्यादि, शिला है, लोढ़ा है, ये सब उसमें आ जाएंगे। और भस्म का विकार जो भी ईंट इत्यादि बनती है राख की, तो उन सबको लिया जा सकता है। अवयवे च प्राण्यौषधि वृक्षेभ्यः, अवयवे सप्तमी का एक वचन, हाँ हाँ, ठीक है। मैं सोची क्या करने लगी तुम लोग बीच में, है ना। तो प्राणीवाचिभ्यः, औषधिवाचिभ्यः, वृक्षवाचिभ्यः, षष्ठी समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः तस्य विकार 166 तक जा रहा है। और अवयवे भी आ गया, तो आप केवल अवयवे अर्थ नहीं करेंगी, विकारावयवयोः अर्थयोः। क्या होगा? विकारावयवयोः अर्थयोः परश्च भवति। कहते हैं, फिर से एक बार अर्थ बोल लीजिए व्यवस्थित तरीके से। षष्ठी समर्थेभ्यः प्राणी औषधि वृक्षवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः योः अर्थयोः यथाविहितम प्रत्ययः परश्च भवति। ठीक है, षष्ठी समर्थ प्राणीवाची, औषधिवाची और वृक्षवाची प्रातिपदिक से अवयव और विकार अर्थ में, किसमें होगा? अवयव और विकार अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होगा। ठीक है, तो ये जो सूत्र बनाया गया यहाँ पर देखिए, विकार तो आगे तक जाएगा, किंतु यहाँ पर ये नियम निकलेगा कि प्राणीवाची, औषधिवाची और वृक्षवाची, है ना, इनसे तो दोनों अर्थों में होगा। क्या होगा? प्राणीवाची, औषधिवाची, वृक्षवाची, इनसे दोनों अर्थों में होगा, किंतु इनसे जो अतिरिक्त होंगे उनसे केवल विकार अर्थ में होगा। दोनों अर्थ चलेंगे। आगे आप जो भी सूत्रार्थ करेंगे तो अवयवे की भी निवृत्ति 166 तक यानी पाद पर्यंत जाएगी और विकार की भी निवृत्ति पाद पर्यंत जाएगी। किंतु सूत्र को अलग क्यों किया? ये भी तो हो सकता था ना कि दोनों को एक सूत्र बना देते, तो अलग इसलिए करना पड़ा
कि प्राणीवाची, औषधिवाची, वृक्षवाची से विकार और अवयव दोनों अर्थों में होंगे प्रत्यय, किंतु इनसे जो अतिरिक्त होंगे उनसे केवल विकार अर्थ में ही प्रत्यय होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उदाहरण भी बनाएंगे हम लोग। तो जैसे प्राणीवाची से कपोतस्य विकारः अवयवो वा इति कापोतः, ये विकारवाची है। कपोत का जो विकार अथवा अवयव है ना, तो विकार उसका भस्म इत्यादि कुछ भी रूप में ले सकते हैं, और अवयव तो उसके जो भी पंख इत्यादि उनको ले लेंगे। मयूरस्य विकारः अवयवो वा इति मायूरः, तो मयूर का जो पुच्छ इत्यादि है वो अवयव में आ गया, और उसके पुच्छ की औषधियाँ इत्यादि भी बनती हैं, तो वो उसका विकार हो गया। ठीक है, तित्तिरम, इसी प्रकार से तित्तिरी है, तो तित्तिरे ही विकारः अवयवो वा इति तैत्तिरम, तो ये तीनों तो पक्षी हैं, प्राणीवाची हो गए। औषधि में देखो है ना, मूर्वा नाम की एक औषधि होती है, तो मूर्वायाः विकारः अवयवो वा इति मौर्वम कांडम। ठीक है, तो मूर्वा औषधि है, तो उसका जो विकार अथवा अवयव, विकार में क्या है, उसका कोई चीज़ बना दी गई, उसको भस्म करके औषधि इत्यादि बना दिया गया। ठीक है, और अवयव में क्या आएगा, उसके फल हैं, पत्ते हैं, डंठल हैं, ये सब उसके अवयव में आ जाएंगे। तो मौर्वम कांडम। इस वर्ष से लवंगस्य विकारः अवयवो वा इति लावंगम। लवंग क्या होता है, लौंग। ठीक है, तो उसका विकार क्या होगा, भून करके उसकी औषधि इत्यादि बनाते हैं, तो उसका विकार हो गया। और अवयव क्या होगा, उसके पत्ते इत्यादि, पूरा जो है औषधि है ये। वृक्षवाची करीर, करीरस्य विकारः अवयवो वा इति कारीरम कांडम, कारीरम भस्म। तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बिल्वादिभ्योण, बिल्वादिभ्य पंचमी का बहुवचन, अन प्रथमा का एक वचन। बिल्व आदिर येषां बिल्वादिभ्यः षष्ठी समर्थेभ्यः विकारावयवयोः अर्थयोः, हाँ, बिल्वादियों से भी अण प्रत्यय होता है। आगे एक सूत्र आने वाला, प्राणी रजतादिभ्यो, तो प्राणीवाचियों से अ प्रत्यय का विधान करेगा, इसलिए यहाँ पर इन्होंने पहले ही कह दिया। चलिए, तो बिल्वस्य विकारः अवयवो वा बैल्वः, और व्रीहे विकारः अवयवो वा व्रह्यः, तो बिल्वादि गण में शब्द पढ़े हैं उनसे होगा। कोपधाच्च, कोपधात पंचमी का एक वचन, क उपधा यस्य स, चलो, कोपध प्रातिपदिकात् विकारावयवयोः अर्थयोः अण प्रत्ययः परश्च भवति। षष्ठी समर्थ कोपद प्रातिपदिक से भी विकार और अवयव अर्थ में अण प्रत्यय होता है। तित्तिडीकस्य विकारः अवयवो वा तैत्तिडीकम, तित्तिडीक न, तित्तिडीक इमली को बोलते हैं। तर्कोः विकारः अवयवो वा इति तार्कवम। मंडूकस्य विकारः अवयवो वा मांडूकम। दर्दुरस है ना, इस प्रकार से दर्दुरुक शब्द है दार्दुरुकम। मधुक शब्द है, उससे बन जाएगा माधुकम। तो जो भी कोपथ शब्द होंगे उनसे भी विकार और अवयव अर्थ में अण प्रत्यय ही होगा। त्रपुजतुनोः शुक, त्रपुश्च जतुश्च इति, त्रपुश्च जतुश्च नहीं करो अभी, त्रपु त्रपुणी त्रपूणी रूप चलते हैं। तो त्रपुच जतुच इति त्रपु जतुनी, जतु जतुनी जतुनी नपुंसकलिंग शब्द है। तो त्रपु जतुनी तयोः त्रपु जतुनोः। ठीक है, अर्थ कर लीजिए। षष्ठी समर्थाभ्याम हाँ, अब यहाँ पर ध्यान में रखना आपको कि त्रपु जतु जो है वो न प्राणीवाची है, न औषधिवाची है, और न ही वृक्षवाची है, इसलिए इससे क्या होगा, केवल विकार अर्थ में होगा। जो प्राणी औषधि वृक्षवाची होंगे उनसे दोनों अर्थ में होगा, और उनसे जो शेष है उनसे केवल विकार अर्थ में होगा। तो त्रपु जतु तीनों ही नहीं है, इसलिए इसमें क्या हम लगाएंगे, विकारे अर्थे। ठीक है, और आप समझ से बोल भी सकते हैं विकारावयवयोः अर्थयोः, किंतु आपको समझ के रखना होगा
कि यदि कोई, तो त्रपुजतो एकदम निश्चित ही है कि वो इन तीनों में से नहीं है, इसलिए ऐसा कर दिया हमने। अब कोपद में आपने तो कोई ऐसा शब्द देखे नहीं है, तो अब आपको ये देखते चले जाना है कि यदि इस प्रकार का है तो दोनों अर्थों में होगा, यदि प्राणी औषधि वृक्ष से अतिरिक्त है तो केवल विकार अर्थ में होगा। यह आपको अपने हिसाब से लेते चलना है। तो त्रपुणो विकार इति त्रापुषम और जातुषम, ठीक है ना। तो नहीं, अभी अर्थ पूरा हुआ नहीं था ना। प्रातिपदिकाभ्याम विकारे अर्थे अण प्रत्यय परश्च भवति तत्सन्नियोगेन च शुक आगमश्च भवति। जब अण प्रत्यय होगा तो शुक आगम भी होगा। तो त्रपुण विकारे त्रापुषम जातुषम किसका उदाहरण था? उसमें क्या हुआ था? उससे कित आगम अंत में हुआ, तो त्रापुषम जातुषम। और है ओह पंचमी का एक वचन, ऐ प्रथमा का एक वचन। अनुवृत्तियां सब वही चल रही हैं, कुछ नई नहीं आएंगी। षष्ठी समर्थात वर्णांतात प्रातिपदिकात ऐ प्रत्यय परश्च भवति। षष्ठी समर्थ वर्णांत प्रातिपदिक से ऐ प्रत्यय होता है और वह परे होता है। देवदारोह विकारः अवयवो वा इति दैवदारवम। देवदारू, देवदारू जानते हो? देखा उसका वृक्ष? पहाड़ी इलाकों में होता है ना। चीड़ के, देवदारू के बहुत लंबे लंबे वृक्ष होते हैं और वो उसकी यज्ञ में भी लकड़ियाँ जलाते हैं, उसमें अग्नि बहुत जल्दी पकड़ती है, उसकी महक भी अच्छी होती है। तो जम्मू वगैरह में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देवदारोह विकार अवयवो वा, क्योंकि ये वृक्षवाची है इसलिए दोनों अर्थों में होगा। इसी प्रकार से तरोह विकार अवयवो वा इति तारवम, और धेनु प्राणीवाची हो गया धैनवम। ऐ और अण में क्या है? स्वर में भेद रहेगा। अनुदात्तादेश्च, अनुदात्तादेह पंचमी का एक वचन च अव्यपदम। 138 तक ऐ की वृत्ति आ रही है और ऐसे। षष्ठी समर्थात अनुदात्तादेह, एक मिनट समास करो पहले। अनुदात्तः आदि यस्य स तस्मात्। षष्ठी समर्थात अनुदात्तादेह प्रातिपदिकात विकारावयवयोः अर्थयोः ऐ प्रत्ययः परश्च भवति। षष्ठी समर्थ अनुदात्तादि प्रातिपदिक से विकार और अवयव अर्थ में ऐ प्रत्यय होता है। उदाहरण बनेगा दाधित्थम और कपित्थम, कापित्थम, माहित्थम। तो देखो दधित्थ शब्द आपका दधनि तिष्ठति इति दधित्थः। कैसे करेंगे? शब्द पहले बनाएंगे क्योंकि आपको अनुदात्तादि शब्द पहले बनाना होगा। तो दधनि तिष्ठति इति दधित्थः। आज विदुषी नहीं है कक्षा में। विदुषी कहाँ है? सुनो ना, एक एक दिन रोज किसी का सिर दर्द रहता है। तो दधनि तिष्ठति दधित्थः आपने क्या कर लिया? सुपिस्था से का प्रत्यय किया, दधि उपपद रहते तो उपपदमतिंग से समास हो गया। समास हुआ तो समासस्य से अंतोदात्त हुआ, अंतोदात्त हुआ दधित्थ कथ, तो फिर अनुदात्तम पद में के वर्जम से सारे अनुदात्त हो गए, तो अनुदात्तादि हुआ कि नहीं हुआ? इस प्रकार से बन जाएगा। और दधित्था में और क्या लग जाएगा? दधनि तिष्ठति, फिर शेष कार्य कैसे होगा? दधिस्थ। तो स्था के सकार को जो तकार आदेश होना है वो पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम। क्या सूत्र है? पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम। इससे स्था के सकार को तकार आदेश होगा। ठीक है। ये क्या करता है कि जो पृषोदरादि इत्यादि कुछ गण आकृति गण है, ये शब्द हैं, तो जो कार्य अन्य सूत्रों से उपलब्ध नहीं है उन सबको हम इससे आर्षत्वात् साधु करके इससे करते हैं। और जब हम अव्युत्पन्न पक्ष मानेंगे, शब्दों के विषय में दो पक्ष हैं, व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न, आपको अनादि कोश पढ़ाते समय बताया था। ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है कि जब हम इसको अव्युत्पन्न पक्ष मानेंगे तब तो केवल प्रातिपदिक है, तो फिशोंत उदात्ता से अंतोदात्त होगा, तो भी अनुदात्त आदि बन जाएगा अनुदात्तम पद में कवर्जम से। यदि हम इसको व्युत्पन्न मानते हैं, समास करके बनाते हैं, तो फिर समास से अंतोदात्त होकर के अनुदात्त आदि बनेगा। तो इस प्रकार से सिद्ध हो जाएगा। तो दाधित्थम, कापित्थम, इसी प्रकार से माहित्थम। पलाशादिभ्यो वा, पलाशादिभ्य पंचमी का बहुवचन वा अव्ययपदम। पलाश आदि ये शांते तेभ्य पलाशादिभ्यः।
षष्ठसमर्थेभ्यः पराशादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः विकरावयवोः अर्थयोः अणप्रत्यय परश्च भवति। षष्ठी समर्थ पलाशादि प्रातिपदिकों से विकल्प से विकार और अव्यव अर्थ में अणप्रत्यय होता है। तो पलाश शब्द आपका वही वृक्षवाची है। तो पलाशस्य विकारः अवयवो वा इति पालाशम, खदिरस्य विकारः अवयवो वा इति खादिरम। प्रत्यय हुआ, सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है। शम्याष्टलय, शम्याः पंचमी का एकवचन, टलय प्रथमा का एक वचन। षष्ठी समर्थात् शमी प्रातिपदिकात् टलय प्रत्ययः परश्च भवति विकारावयवयोः अर्थयोः। षष्ठी समर्थ शमी प्रातिपदिक से विकार और अवयव अर्थ में क्या होता है? टलय प्रत्यय होता है। तो शमी प्रातिपदिक से टलय प्रत्यय होगा। उदाहरण क्या बनेगा? शम्यः विकारः इति शामीलम भस्म, शामीली यष्टिका। ठीक है, तो शमी वृक्ष जानते ही हैं। ठीक है, उसकी जो लकड़ी होती है ना वो बड़ी मजबूत होती है। तो शामीलम भस्म, उसका भस्म विकार भस्म होगा और इस प्रकार से जाएगा। सिद्धि कैसे करोगे? हाँ, शमी आगे टलय, टलय का क्या बचेगा? ल। शमी का क्या बचेगा? ल। फिर क्या हो जाएगा? ईंट होने से वृद्धि हो जाएगी, शामी। फिर उसके बाद बताओ, इसे किस लगाएंगे? शामिला, भसंज्ञा करोगे? न यकार आदि न जादी, भसंज्ञा होगी नहीं, तो शामिल बन गया। तब स्त्रीलिंग का क्यों दिया? क्योंकि टलय टित है, टित होने से क्या होगा? टित ढाने से गिप होगा, इसलिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया शामिली यष्टिका। तो सब उसका विकार है। मयट वैतयोर भाषायाम भक्ष्याच्छादनयोः। मयट प्रथमा का एक वचन, वा अव्ययपदम, एतयोः सप्तमी का द्विवचन, सप्तमी का एक वचन, अभक्ष्याच्छादनयोः सप्तमी का द्विवचन। ठीक है, फिर से बोलिए। मयट प्रथमा का एक वचन, वा अव्ययपदम, एतयोः षष्ठी का द्विवचन, सप्तमी का द्विवचन, भाषायाम सप्तमी का एक वचन, अभक्ष्याच्छादनयोः सप्तमी का द्विवचन। सप्तमी का द्विवचन। ठीक, समास करेंगे। भक्ष्यंच आच्छादनंच इति भक्ष्याच्छादने, तयोः नहीं, न भक्ष्याच्छादने, भक्ष्याच्छादने, तयोः अभक्ष्याच्छादनयोः। ठीक है, दोनों के साथ लगेगा। अर्थ करेंगे भक्ष्याच्छादन वर्जितयोः, भक्ष्याच्छादन विकारावयवयोः अर्थयोः षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् भाषायां विकल्पेन मयट प्रत्ययः परश्च भवति। बोलिए अर्थ फिर से। उधर से भी न लगा दी, उधर से भी न लगा दोगी तो द्वौ नयों प्रकृत्यर्थम गमयतः। दो न लग जाएगा तो क्या होगा? वो फिर वो विधि अर्थ को कहने लग जाएगा। इसलिए क्या करेंगे अर्थ? हाँ, वयवयोः समर्थात् प्रातिपदिकात् भाषायां विकल्पेन मयट प्रत्ययः परश्च भवति। देखो, सूत्र ने कहा, आप चल रहे थे अभी तक कि विकार और अवयव अर्थ में यथाविध प्रत्यय या अण प्रत्यय आप कर रही थी। अब यहाँ पर क्या होगा कि विकार और अवयव अर्थ में होगा, किंतु वो विकार भक्ष्य भी तो हो सकता है, खाने योग्य भी तो हो सकता है, या फिर वही अवयव या विकार आच्छादन भी तो हो सकता है। आपने किसी भी वृक्ष का ढक्कन बना लिया, ठीक है, या फिर चर्म इत्यादि का आपने आच्छादन बना लिया, किसी चीज को आपने खाने की कोई वस्तु बना ली, तो भक्ष्य भी हो सकती है और आच्छादन भी हो सकती है। इसने कहा कि षष्ठी समर्थ प्रातिपदिकों से विकार और अवयव अर्थ में मयट प्रत्यय होगा। एक शर्त रख दी कि वो जो विकार और अवयव होगा वो या तो भक्ष्य नहीं होना चाहिए अथवा आच्छादन नहीं होना चाहिए। तो भक्ष्य और आच्छादन रूप जो विकार और अवयव हैं उनको छोड़ करके किसी भी षष्ठी प्रातिपदिक से क्या प्रत्यय करेंगे? मयट प्रत्यय करेंगे। अब सभी प्रातिपदिकों से एक आपको दे दिया गया, क्या? मयट प्रत्यय होगा। एक बात और कही, भाषायाम, यानी लौकिक प्रयोग में ही कर सकते हैं, वेद के लिए ये नहीं है। वेद के लिए तो फिर जो आगे होगा वो देखा जाएगा।
उदाहरण देखो, जैसे आपका है ना, अश्मनः विकारः अवयवो वा, आपने उधर बनाया था क्या, आश्मनम बनाया था, एक प्रत्यय और बढ़ा दिया कि अश्म का विकार यदि भक्ष और आच्छादन वर्जित होगा तो आप मयट प्रत्यय भी कर सकते हो। जो पीछे प्रत्यय विधान दिए गए वो तो होंगे ही होंगे, अण प्रत्यय वो तो होगा ही होगा, या टलैन जो भी प्रत्यय कहा गया वो सब होंगे, किंतु यदि भक्ष और आच्छादन वर्जित यदि कोई विकार और अवयव है तो मयट प्रत्यय भी हो जाएगा। तो आप अश्ममयम भी कर सकते हो, मृत्तिका मयम भी कर सकते हो, क्योंकि घड़े को न खाया जाता है न उससे ढका जाता है। बस समझ में आ गई? क्या समझे बोलो? कि किसी भी प्रातिपदिक से होगा अगर वो आच्छादन अर्थ उसमें न घट रहा हो तो अश्ममयम बन गया। इसी प्रकार से मूर्वामयम बन गया, और विकल्प से कहा ही है तो एक बार क्या होगा, अपना जो स्वतंत्र प्रत्यय जो पीछे विधान कर चुके हैं वो प्रत्यय होंगे। इसी प्रकार से कपोतमयम, कापोतम आपने बनाया था, एक और क्या बना लिया आपने, कपोत, है ना, कपोतमयम। लोहमयम, तो भक्ष और आच्छादन को छोड़ करके सभी प्रातिपदिकों से आप विकार अवयव में क्या अर्थ कर सकते हैं, मयट प्रत्यय भी कर सकते हैं। चलिए, नित्यम वृद्ध शरादिभ्य, नित्यम प्रथमा का एक वचन, पंचमी का बहुवचन। शर आदि रेशम ते शरादयः, वृद्धश्च शरादयश्चिति वृद्ध शरादयः तेभ्यः। हाँ, तो अनुवृत्तियां वो सारी आएंगी वैतयो को छोड़ करके, वैतयो को छोड़ करके सारी आएंगी। अर्थ करेंगे हम लोग सूत्र का, भक्ष्याच्छादन वर्जितयोः विकारावयवयोः अर्थयोः षष्ठी, ये सब में लगाते चलिएगा आप लोग, ठीक है ना? क्या लगाते जाएंगे, कहाँ तक, 142 तक लगाएंगे, यानी ये तो इसी सूत्र तक है केवल। तो भक्ष्याच्छादन वर्जितयोः विकारावयवयोः अर्थयोः षष्ठी समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः, षष्ठी समर्थेभ्यः वृद्ध संज्ञकेभ्यः शरादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः नित्यं मयट प्रत्यय परश्च भवति। ठीक है, भक्ष्याच्छादन वर्जित विकार अव्यवर्थ गम्यमान हो तो वृद्ध संज्ञक तथा शरादि षष्ठी समर्थ प्रातिपदिकों से नित्य मयट ही प्रत्यय होगा, अन्य कोई प्रत्यय अन इत्यादि नहीं होगा। जैसे आम्रस्य विकार इति आम्रमयम, तो आम का विकार, आम खाने योग्य है किंतु आम का विकार खाने योग्य जरूरी नहीं है ना। आम का वृक्ष है, आम के वृक्ष की लकड़ी बन सकती है, तखत इत्यादि बन जाते हैं, वो सब किस में आएंगे, आम्रमयम में आएंगे। ये जो भी तखत वगैरह हम लोग लाते हैं सब आम की लकड़ी के हैं, तो ठीक है, तो वो भक्ष्य तो है नहीं, तो आम्रमयम। शाकमयम, शरादियों से शरमयम, दर्भमयम, मृणमयम, मृण में मैंने मृण में मृत्तिकाया विकार, मृतः विकार, मृत मतलब ही मिट्टी का होता है, तो मृतः विकार इति मृणमयम, मिट्टी का जो विकार है, तो मृण में शरीर को भी कहा जाता है, मृण में दीपक को कहा जाता है, मृण में यह दीप जला न दो, प्रयोग आता है इस प्रकार से पंक्तियां गीत की। तो मृण में मैंने दीप भी होता है, तो जो भी मिट्टी के विकार हैं, घड़ा इत्यादि आप सब ले सकते हो। तो ये भक्ष्य और आच्छादन वर्जित है, शरादिगण पठित है। तो मयट है तो न वृद्धि की वो है, न भसंज्ञा होनी है, कुछ भी नहीं होना, शब्द रखना, मयट प्रत्यय कर देना आपको। गोश्च पुरीशे, गो पंचमी का एक वचन, पुरीशे सप्तमी का एक वचन। षष्ठी समर्थात गो प्रातिपदिकात पुरीशे विधेये मयट प्रत्यय परश्च भवति। षष्ठी समर्थ, हाँ, गो प्रातिपदिक से पुरुष अर्थ में मयट प्रत्यय होता है। तो विकार और अवयव तो कई रूप में हो सकते हैं, किंतु गोह विकारः पुरुषः इति, मतलब गोह पुरुषम। अब पुरुष क्या है, न तो गाय का विकार है न गाय का अवयव है। क्यों जी, अवयव कब होता है, जो अवयव अवयवी संबंध होते हैं, उसके जो सींग इत्यादि होते हैं वो अवयव होते हैं। उसका विकार भी नहीं है। विकार कब होता है, जब आप उसका कुछ मतलब दूसरी वस्तु बना दें। न तो अब गाय का आप कुछ नहीं करते हैं उसमें कि विकार हो गया उसका, और नहीं अवयव है, बस गोह पुरुषम इति गोमयम। इसलिए गोबर की संस्कृत क्या होती है, गोमय। चलो आगे, पिष्टाच। तो मतलब यहाँ पर ये विकार केवल संबंध सामान्य में प्रत्यय कर दिया, गोह पुरुषम, आप उसमें विकार अवयव मत ढूंढने लग जाना। पिष्टाच, पिष्टात पंचमी का
षष्ठी समर्थात् पिष्ट प्रातिपदिकात् मयट प्रत्यय परश्च भवति विकारे अर्थे। यहाँ पर अवयव नहीं आएगा क्योंकि प्राणी भी नहीं है, औषधि भी नहीं है, वृक्ष भी नहीं है। मतलब 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखते जाना है, ठीक है ना। तो पिष्टस्य विकारः इति पिष्टमयम भस्म। पिष्टम क्यों बना रहे हो, मयट हो रहा है। पिष्टस्य विकारः इति पिष्टमयम भस्म। तो क्या हो गया, पिष्टस्य विकारः जो पिसा हुआ है उसका भी जो विकार, पहले तो वो गेहूं इत्यादि जो पिसा गया वो उसका विकार हुआ, फिर उसका भी विकार जो आटा वगैरह जल जाता है, ठीक है, तो वो बन गया आपका पिष्टमयम भस्म, ठीक है। संज्ञायाम कन, संज्ञायाम सप्तमी का एक वचन, कन प्रथमा का एक वचन, ठीक है। षष्ठी समर्थात् पिष्ट प्रातिपदिकात् संज्ञायाम गम्यमानायाम कन प्रत्यय परश्च भवति विकारे अर्थे, ठीक है ना। पिष्ट प्रातिपदिक से यदि संज्ञा गम्यमान हो रही हो तो विकार अर्थ में कन प्रत्यय होगा, तो पिष्टकः, ठीक है ना। चले आगे। व्रीहे पुरोडाशे, व्रीहे पंचमी का एक वचन, पुरोडाशे षष्ठी समर्थात् व्रीहि प्रातिपदिकात् मयट प्रत्यय परश्च भवति पुरोडाशे विकारे अभिधेये। पुरोडाश रूप जो विकार हो उसमें अभिधेय होने पर व्रीहि प्रातिपदिक से भी क्या होता है, मयट प्रत्यय होगा। तो व्रीहिमयः पुरोडाशः, ठीक है ना। पुरोडाश बताया था ना आप लोगों को कि देवताओं के नाम पे यागों में पुरोडाश बनता है, तो वो या तो मतलब ज़्यादातर वैसे धान का ही बनाते हैं, पर यदि उसके अभाव में जौ का भी बना लेते हैं। तो व्रीहि मतलब क्या होता है, वैसे व्रीहि मतलब तो धान ही होता है, तो इसलिए व्रीहिमयः पुरोडाशः। असंज्ञायाम तिलयवाभ्याम, असंज्ञायाम सप्तमी का एक वचन, तिलयवाभ्याम तिलश्च यवश्चेति तिलयवम तस्मात् ताभ्याम तिलयवाभ्याम। षष्ठी समर्थाभ्याम तिलयव प्रातिपदिकाभ्याम विकारावयवयोः अर्थयोः मयट प्रत्ययः परश्च भवति असंज्ञायाम विषये, गम्यमाने विषये। षष्ठी समर्थाभ्याम तिलयव प्रातिपदिकाभ्याम, षष्ठी समर्थ तिल यव प्रातिपदिकों से विकार और अवयव अर्थ में मयट प्रत्यय होता है, संज्ञा गम्यमान ना हो तो। मतलब जैसे तिल का विकार तेल, वो तो संज्ञा हो जाएगी, तो संज्ञा नहीं गम्यमान होनी चाहिए। लड्डू इत्यादि किसी भी चीज को कह सकते हैं। तो तैलमय, तिलस्य विकारः इति तिलमयम, तिलमयम यवमयम, किसी भी चीज को कह सकते हैं, ठीक है ना। जौ की दलिया इत्यादि उसको भी कह सकते हैं। तो कुछ रूढ़ी नहीं करना है, किसी भी चीज को कहा जा सकता है। तिलमयम यवमयम। द्व्यच छंदसी, द्व्यच पंचमी का एक वचन, छंदसी सप्तमी का एक वचन, द्वौ वचौ यस्मिन् सद्व्यच तस्मात् द्व्यचः। षष्ठी समर्था द्व्यच प्रातिपदिकात्, आगे अर्थ करिए क्या करोगे, विकारावयवयोः अर्थयोः मयट प्रत्ययः परश्च भवति छंदसी विषये। अब वो अभक्षाच्छादन खत्म हो गया, बस विकारावयव चल रहा है। कहते हैं द्व्यच प्रातिपदिकों से, षष्ठी समर्थ द्व्यच प्रातिपदिक से विकार और अवयव अर्थ में मयट प्रत्यय होगा छंदसी, छंद विषय में, वेद विषय में। उदाहरण आपका यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति, यानी पर्णमयी जुहू। तो जुहू, जुहू क्या होता है मालूम है? नहीं मालूम है। यागों में जो घृत पात्र होते हैं उनको जुहू और उपघृत कहा जाता है, ठीक है। मतलब एक बड़े पात्र में घी रहता है, फिर घी डालने के लिए उससे लेते हैं, फिर ऊपर से ढकते हैं, फिर उसके बाद जब आहुति डालनी होती तो उससे फिर डाल देते हैं। आप लोगों के पास संस्कार विधि है, संस्कार विधि के प्रारंभ में या अंत में देखिएगा यज्ञ के पात्रों के चित्र बने हुए हैं, उसमें जू और उपघृत भी है, ठीक है ना। सुरुवा की तरह ही होता है बड़े यागों में, आगे से थोड़ा सा कटा हुआ जैसा होता है। यहाँ पर तो हम लोग सामान्य यज्ञ में हम लोग वो कर लेते हैं। तो ये जो आपका घृत रखने का पात्र है और जो सुरुवा है, ठीक है, तो सुरुवा भी उसको बोलते हैं और जो उपघृत मतलब विशेष रूप से उसको बोलते हैं। तो पर्णमयी, ठीक है ना, पत्ते की, तो पर्णमयी जुहू। दर्भमयम वासः, दर्भ मतलब कुशा, दर्भ मतलब कुशा, कुशा के कपड़े। शरमयम बर्ही, है ना, शर भी होता है, वो सरकंडे बोलते हैं, उसको शर कहते हैं। तो उसी को ही बर्ही मतलब जो बिछा दिया जाता है बैठने इत्यादि के लिए।
तो ये सब याग का जो है तो उसमें होता है। अभी देखते हैं यदि इस बार वहाँ पर होता है, यदि तो करेंगे प्रयास कि तुम लोगों को भी दिखा दें। तो कम से कम कुछ उसके आप लोग मतलब पात्र इत्यादि देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दर्श पौर्णमासेष्टि की जो प्रारंभिक चीज़ें वो उसमें सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो हो गया, वेद विषय है और सब द्विज प्रातिपदिक हैं। व्रीहि, पर्ण, शर सब द्विज प्रातिपदिक हैं, इसलिए इनसे प्रत्यय